नमो नमो ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का भाषण दिया है अपने आप में पूरी तरह से परिपूर्ण, कम से कम उसको कहा जा सकता है। हर एक पक्ष को छूने की कोशिश उनकी ओर से की गई है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनके साथ हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। और अब एसडी मुनि साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, जिस HIT की बात वो कर रहे थे उससे एक भरोसा बढ़ा है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना नेपाल के अंदर में भी अब देखी जाएगी? ये देखना होगा, क्योंकि अभी जो एच का मामला है, ये हाइड्रो पावर का मामला है जी। हाईवे वाला नहीं, उसका एग्रीमेंट अभी शायद होने में दिक्कत आ रही है। इसलिए देखिए, ताली दो हाथ से बजती है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत का पक्ष रखा है, उस भारत के पक्ष को नेपाल के नेता कैसे लेंगे उस पे निर्भर करेगा कि दोनों की दोस्ती और दोनों का साथ कितना आगे बढ़ पाएगा। लेकिन मैं एक बात अब आपकी जैसा आपने कहा है उसको अंडरलाइन कर दूं कि कैसे लेंगे उस पे निर्भर करेगा कि दोनों की दोस्ती और दोनों का साथ कितना आगे बढ़ पाएगा। लेकिन मैं एक बात अब आपकी जैसा आपने कहा है उसको अंडरलाइन कर दूं कि 3 मुद्दे खास तौर से मोदी जी ने अंडरलाइन किए हैं जी। पहला तो ये कि जो पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है माओइस्ट का, मेन स्ट्रीमिंग जो हुआ है, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ और इसलिए उन्होंने उसको अंडरलाइन करके एक तरह से संदेश भी दिया है कि नेपाल वापस हिंसा की तरफ ना जाए, वो बहुत जरूरी है। युद्ध से बुद्ध की ओर जिसका जिक्र वो बार बार जी जी। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो हम दोनों के बीच में विश्वास की कमी है, जैसे उन्होंने कहा कि बिजली हम मुफ्त में नहीं लेंगे, खरीदेंगे, क्योंकि बहुत सारे नेपाली ये दोष देते हैं कि हम उनकी सारी संपदा को हड़प करना चाहते हैं या असामान्य तरीके से, अनइक्वल तरीके से उसका फायदा उठाना चाहते हैं। उसकी तरफ संकेत करके उन्होंने कहा है कि देखिए, हम आपस में साझा साथ बढ़ना चाहते हैं, एक तरफ से साथ नहीं बढ़ना चाहते हैं। और तीसरा बड़ा मुद्दा संविधान का है और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में ये डिबेट चली हुई है जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि हमें संविधान के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, उसको इंटरफियर करेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि हम इतने जुड़े हुए हैं नेपाल से कि वहां जो भी हो वो हम पे असर करता है। जैसे मोदी जी ने कहा, आपके यहाँ धूप होती है तो हमें ताप लगता है, आपके यहाँ सर्दी होती है तो हमको ठंडी लगती है, तो एक दूसरे से प्रभावित है। और इस वजह से जो संविधान, जैसा देश, जैसा राज्य का ढांचा नेपाल बनाएगा, उससे हमारे ऊपर भी असर होगा। और इसीलिए जो दिशाएं उन्होंने बताई है, डिटेल्स में नहीं गए हैं और अच्छा किया डिटेल्स में नहीं जाकर, लेकिन जो दिशाएं बताई है, मैं समझता हूं नेपाल उस तरफ अग्रसित होना चाहिए। बिल्कुल, दक्षिण एशिया में भारत बड़े भाई की भूमिका में है और एक भरोसा छोटे भाई के अंदर जिस तरह से पैदा किया है। नरेंद्र मोदी के स्पीच पर संबित कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मीम अफजल के पास मैं पहले चलती हूं। मीम अफजल साहब, आपको नरेंद्र मोदी का भाषण कैसा लगा? और नेपाल की तो उम्मीदें बहुत ज्यादा नई सरकार से अब जग गई हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का आज भाषण सुनने के बाद मुझे इलेक्शन के उनके भाषण याद आ गए और मुझे ऐसा लगा कि वो नेपाल में नहीं, यहाँ किसी पब्लिक रैली को खिताब कर रहे हैं। बिलाशुबा नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं जी। और चूंकि भारत और नेपाल के सोच में, बातचीत में हिंदी को समझने का जो वहां पर एक अनुभव है लोगों के पास, उस सबको अगर देखा जाए तो यकीनन उन्होंने एक बड़ा कामयाब भाषण दिया है। और बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने वादे किए हैं जिस तरह से वो हिंदुस्तान में अपनी इलेक्शन के जो मुहिम चला रहे थे उस पर जो वादे करते थे, तकरीबन वैसा ही एक बार फिल्म घूम गई कि नरेंद्र मोदी जी जो काफी दिनों से भारत में चुप नजर आते हैं, वो अचानक दोबारा हमारे सामने नजर आए। बहरहाल मैं ये कहूंगा कि हमारे कई विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ चीजों पर तवज्जो दिलाई है और मैं समझता हूं कि उन्होंने जो ऐलानात किए हैं उस पर हम कितना पूरा उतर पाएंगे, खरे उतर पाएंगे जी, वो आने वाले वक्त की बात है। और दूसरी अहम बात यह है कि हमको नेपाल की तरफ से भी कोऑपरेशन की पूरी उम्मीद है, जैसा कि उन्होंने जाहिर किया है जी। और हम उम्मीद करेंगे कि नेपाल की तरफ से भी हमको उसी तरह का कोऑपरेशन मिले। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल कहूंगा और मैं ये उनकी तारीफ में कहूंगा कि उनके इस भाषण से एक कई चीजें अखबारों में आ रही थी और हम भी पढ़ रहे थे कि जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स थे। मिसाल के तौर पर पावर ट्रेड एग्रीमेंट का अभी जो शायद साइन होगा कल, और इसी तरह से जो दूसरी चीजें हैं, कई चीजें हैं उसके अंदर जिस पर हमारे एग्रीमेंट हो सकते हैं।
तो उसमें एक अहम मुद्दा है, उसका भी उन्होंने ऐलान किया। उसका नोटिस शायद नहीं लिया लोगों ने। उन्होंने जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया OIC की तरफ से जो एक एग्रीमेंट हमारा हुआ है नेपाल की ऑयल कंपनी के साथ कि एक पाइपलाइन यहां से बिछाई जाएगी और 80 किलोमीटर की, और उसके जरिए से हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसफर होंगे। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। और उसकी तरफ पेट्रोलियम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी की तवज्जो बगैर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर और उसकी मंशा के बगैर अपने तौर पे रखा है। उन्होंने ये पहल की और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की बात वो समझ में आई है और उन्होंने इसका भी ऐलान किया। मैं समझता हूं जो एक बहुत बड़ा टैंकर माफिया नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की एक तरह से आने जाने में काफी हेरा फेरी और निगरानी की और नजर रखे जाने की जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी अच्छा होगा। और उन्होंने उसका भी ऐलान किया है। सही कहा पर मीम अफजल साहब, हम अगर आगे बढ़ेंगे दोनों देश तो शायद उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और हमें हमारा उद्देश्य मिलेगा। लेकिन मिली जुली बातें आपने कही हैं, संबित पात्रा उस पर जवाब देना चाहते हैं। तो पहले आप पॉजिटिव विषयों को देखते हैं, फिर मैं मीम अफजल जी के विषय पर भी आऊंगा। मगर आप देखिए, जो मैं कहना चाहूंगा इस पूरे भाषण में 4 S को मैंने ढूंढा है। एक तो स्पॉन्टेनिटी देखिए, दूसरा स्पिरिचुअलिटी देखिए, तीसरा स्ट्रैटेजी देखिए और चौथा सोशल मीडिया देखिए। मतलब आप 3 स्केल जिसकी बात करते थे, स्पीड स्केल और उसकी स्केल, उससे आप आगे निकल गए। यहाँ 4 S स्पॉन्टेनिटी। अब देखिए किस प्रकार से भाषण कितना स्पॉन्टेनियस था। कागज में पढ़ के साधारणतः जितने भी डिप्लोमेट्स आते हैं या प्रधानमंत्री आते हैं तो कागज से भाषण जाता है, मगर यहाँ जो एक कनेक्टिविटी। साहब की बातें मैं ले लेती हूँ, हम उस पर नहीं जाते हैं। वास्तव में शानदार था, लेकिन अगर आप उसका जवाब दे पाए, क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास। वो जो बोल रहे हैं मीम साहब, उन्होंने कहा है कि जैसे भाषण इलेक्शन में देते थे वैसे ही भाषण। वो तो मैं सिंपैथी रखता हूँ मीम साहब के साथ। ये 5th S है। सिंपैथी इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के ऐसे शानदार भाषणों के कारण ही मीम साहब के पार्टी का ये हश्र हुआ कि आज वो समाप्ति की ओर हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो नाइटमेयर उनके मन में 24 घंटे चलता रहता है। जब भी मोदी जी बोलते हैं, उनको विगत दिन जब वो ध्वंस हो रहे थे कांग्रेस, तो उनको वो याद आता रहता है। तो वो उनका दोष नहीं है। एक छोटा सा कमेंट भाषण के बाद डिलीवरी का भी मौका होता है। तो डिलीवरी तो भाषण के बाद डिलीवरी भी देनी होती है। साहब 10 वर्षों तक आप तो गए भी नहीं नेपाल का, सुध तक नहीं लिया। डिलीवरी तो बहुत दूर की किसी बात से चलते चलते। 2 महीने में आपने काफी डिलीवरी दी है, हम देख रहे हैं। क्यों साहब? देखिए, मुझे 2 सेकंड दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने हर एक चीज का बताया है। आपने ये सुना नहीं कि रिलीजियस प्रॉक्सिमिटी बहुत है ये 2 देशों में, हिंदुस्तान और नेपाल में। कहीं और है ये? उन्होंने ये भी बताया है कि कहां है, कहां से शुरू हुई, कहां गई। तो ये रिलीजियस प्रॉक्सिमिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। संबित वक्त की कमी है, इस वजह से आप सभी भी का शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगी। इसी के साथ बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से नेपाली संसद में भाषण दिया है, जाहिर तौर पर उसका स्वागत भी किया जा रहा है। देखना यही है कि दोनों के रिश्ते अब आगे इस भाषण के बाद किस रूप में सामने आते हैं। हालांकि पूरी तरह से इस वक्त नेपाल में हो रहा है नमो नमो।